और यूपीएससी की वाईपी को आज छठा लेक्चर में किसी सब्जेक्ट से डिस्कशन करना है, टॉपिक है फंडामेंटल राइट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के पास जल्दी वीडियो पहुंचे। और चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है, so the quality before law viewed in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विपरीत विधि के समान समान किस देश से संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। Explanation है, Article 14 of the Indian Constitution says the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law. Which in the Treaty of India, this provision confirms that one on all person, whether citizen or foreigner, it is notable that the concept of equality before law is British origin. Equality before law है ये British origin, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, जो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है राज्यों के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को डिग्री के साथ समानता या डिग्रियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान नागरिकों विदेशी दोनों अधिकार प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता का अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। जबकि समान संरक्षण की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following the power to enforce the fundamental right by the constitution? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति इसे दी गई है। ऑप्शन ए है ऑल कोर्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द प्रीएम्बल द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दो का आंसर हो जाएगा हम लोग को डी आंसर हो जाएगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास है। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन grant power of judicial review to the Supreme Court and High Court in the case of violation of the fundamental right. The Supreme Court, Article 32 and High Court, Article 226, exercise their power immediately in law or enactment passed by the legislature void of constitutional on the ground of contravention to the fundamental right. संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक प्रशासन की शक्ति प्रदान करती है। कौन करता है? आर्टिकल 13। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में अधिकार का प्रयोग करके किसी भी कानून या अधिनियम को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुनने या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ऑप्शन बी है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, ऑप्शन सी है वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ऑप्शन डी है ऑल एक्ट फॉर वन एंड वन जुडिशरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। सबके लिए एक कानून एक न्यायपालिका है। एक्सप्लेनेशन के लिए ये 2020 में पूछा गया था यूपीएससी में। द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाई द creation of law, their enforcement and the relationship among plural themselves legally so that no one including the most highly placed official is above the law. The legal constraint on plural means the government is subject to existing law as much as its citizens. Thus, a closely related notion is the idea of equality before the law, which holds that no legal person shall enjoy privileges that are not extended to all and that person shall be immune from legal sanction. हिंदी में रूल ऑफ लॉ का कानून का निर्माण
उसका क्रियान्वयन और शासकों के बीच संबंध कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर न हो, कानून से ऊपर न हो। इसका अर्थ है कि सरकार भी उसी कानून के अधीन होती है जिस कानून के अधीन नागरिक होते हैं। यह विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू सिटीजन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 112 से 115, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 222 से 235, आर्टिकल नन ऑफ द एबव दी ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 टू 15। ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 3 में है। एक्सप्लेनेशन है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट which are provided to citizen। संविधान का तीसरा अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन बी है आर्टिकल 13 से 36, ऑप्शन सी है आर्टिकल 15 से 39, ऑप्शन डी है आर्टिकल 16 से 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एक्सप्लेनेशन है, फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 15। मौलिक अधिकार संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से। अब अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंडिया स्वामी वर्सेस इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इंदिरा स्वामी बनाम भारत संसद में किस मुद्दे से संबंधित है? कोई ऑप्शन है रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन बी है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ऑप्शन सी है रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन, ऑप्शन एससी, ऑप्शन डी है स्टैंड रिजर्वेशन और एसटी, नन ऑफ ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रिगार्डिंग इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेनेशन है, इंदिरा स्वामी इज वर्सेस Union of India and other संविधान में the Supreme Court held that the reservation under Article 15 Clause 4 and 15-16 Clause 4 should not exceed 50% and the state and the union have by largely accepted this as correct and should be held as constitutional provision and any reservation beyond 3% would be liable to be struck down। कह रहा है इंदिरा स्वामी बनाम भारत संघ 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और 50% से अधिक आरक्षण असंवैधानिक माना जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, which article of the Indian Constitution gives precedence to constitutional provision over the law made by the Union Parliament state legislature। कौन सा अनुच्छेद संविधान संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्चता देता है? तो आर्टिकल ए 13, आर्टिकल बी 32, आर्टिकल सी 345, आर्टिकल डी 326। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13। इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 13 हो जाएगा। आर्टिकल 13 एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and that pre-constitutional law and post-constitutional law consists to the provision of fundamental rights enumerated Part 3 shall be void to the extent of such inconsistency। Article 245 is related to the extent of law made by Parliament and the legislature of state। Article 226 is related to election of the Lok Sabha and legislative assembly of the state to be on the basis of suffrage। Article 32
for the constitutional remedy, thus in the region of Supreme. ये इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले और बाद में बने ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध थे, ये उस सीमा तक पूर्ण होंगे। अनुच्छेद 245 सांसद दल राज्य विधानमंडल के कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है, इसलिए बोल जाएगा। और क्वेश्चन 8 है, which article of the Constitution of India is related with freedom of the press? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन है इसका। In the Constitution, provision related freedom of the press is not given directly, but Supreme Court held that right to freedom of speech and expression Article 19 include right to freedom of the press। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, which one of the following constitutional unity is also known as पोस्टमार्टम? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचार पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी है अधिकार इच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, रीट में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर देते हैं। को वारंट के माध्यम से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर अधिकार की व्यवस्था की जांच की जाती है और अवैध पद धारण से रोका जाता है। प्रोविजन का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है। अगर इस सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द इज नॉट फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है राइट टू, ऑप्शन बी है राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है राइट टू एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी है राइट टू फ्री मूवमेंट ऑल ओवर द कंट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1975 में लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में चेंज कर दिएगा। अब आर्टिकल 300 में है ये। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट एलियन। इसमें कह रहा है उन मौलिक अधिकारों से पूर्ण जो भारतीय नागरिकों को विदेशियों freedom of speech and expression, right of community, option 4 है protection of life and liberty। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। 11 नंबर का करेक्ट आंसर है आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन। Right freedom of speech and expression under Article 19, cultural and educational right of minority. Article 29 are available only to Indian citizens. They are not available to foreign nationals। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये विदेशी नागरिकों को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, the Supreme Court has held that posting the national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निजी जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
explanation है explanation according to the Supreme Court treating the national flag is a fundamental right of every citizen under Article 19 Clause A of the Constitution. Article 14 granting quality before the law or equal protection of law. Article 21 provides protection of life, personal liberty. Article 25 provides for freedom of conscience and profession, practice and propagation of religion. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद क्लॉज ए सब क्लॉज के अंतर्गत नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 13 which of the following right confirmed by the constitution of India is available to non-citizen? का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गैर नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन सी है फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑप्शन डी है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। 13 का हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को उपलब्ध है, लेकिन भाषा की स्वतंत्रता और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। क्वेश्चन है व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार संशोधन इस संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? तो ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ऑप्शन है 27 अगस्त 2010, 27 अगस्त, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2010। तो ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 और ये आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, उसके द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार मौलिक अधिकार दोनों है? ऑप्शन ए है राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी है राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन डी है राइट टू हाउसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये प्रतिदिन चलेगा।